हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। ये भाग 3 है, लंबा चैप्टर है, पर हर एक एग्जाम में यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या फिर व्यापम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये वाला चैप्टर स्किप ना करें, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये भाग 3 है, भाग 2 भाग 1 अपलोड कर दिया गया है। भाग 3 के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, भाग 3 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नगर नियोजन कैसा है, लिपि कैसा है, हर एक चीज़ एकदम डिटेल से बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख नगर। हम लोगों ने 7 अन्य नगरों को देख चुके हैं। ये है 8वां नगर, कालीबंगा। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका सन है 1953। इसके खोज करता है घोषलाल थापर। कालीबंगा, बंगा अर्थात चूड़ियाँ। तो यहाँ से याद कर सकते हैं, इसके खोजकर्ता 3 हैं। तो चूड़ी कई रंगों के होते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि इसके खोजकर्ता कई हैं। घोष, इनका पूरा नाम है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। लाल, बी लाल और थापर के थापर। घोषलाल थापर कालीबंगा के खोज करता है घोषलाल थापर। अमलानंद घोष, बी लाल और बी के थापर। यह घग्गर नदी के तट पर है और यहाँ से जो सामग्रियाँ मिला है वो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से खेतों को खांचेदार बनाकर खेती की जाती थी। यज्ञ वेदिकाएं या हवन कुंड, यज्ञ वेदिका को ही कहते हैं हवन कुंड। अलंकृत फर्श मिले हैं कालीबंगा से। खोज करता है घोषलाल थापर। सन है 1953, घग्गर नदी के तट पर। और जो साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। यज्ञ वेदिकाएं व या हवन कुंड और अलंकृत फर्श मिले हैं कालीबंगा से। अब देखते हैं बनावली। बनावली है हरियाणा में और कालीबंगा है राजस्थान में। बनावली हरियाणा 1973। खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। यहाँ से जो मिला है वो है मिट्टी का खिलौना एवं हल। मिट्टी का हल और मिट्टी का खिलौना। बनावली हरियाणा 1973, रविंद्र सिंह बिष्ट। यहाँ से मिट्टी का खिलौना एवं हल मिला है। अब देखते हैं दैमाबाद। दैमाबाद है महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी हिस्सा है दैमाबाद, उत्तरी हिस्सा है मांडा, पूर्वी हिस्सा है पूर्व आलमगीरपुर और पश्चिमी है सुतकांगे डोर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी हिस्सा है दैमाबाद, जो कि है महाराष्ट्र में है। 1958-59 इसके खोज करता है बी.पी. बोकार्दिकार। यहाँ मिला है तांबे का रथ। दैमाबाद महाराष्ट्र, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी हिस्सा, सन 1958-59 और इसके खोज करता है बी.पी. बोकार्दिकार और यहाँ से मिला है तांबे का रथ। अब देखते हैं रोपड़। रोपड़ है पंजाब में। इसकी खोज हुई है 1950 में और इसके खोज करता है बी लाल। यहाँ पर नए तरीके का साक्ष्य मिला है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है रोपड़ पंजाब से।
रोपड़ पंजाब में है, 1950। इसके खोज करता है बीबी लाल। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है? तो रोपड़ पंजाब, यहाँ से इसका साक्ष्य मिला है। अब 11 प्रमुख नगरों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, कैसे वो पशुपालन करते थे, कौन कौन से पशुओं को पालते थे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। इनकी लिपि थी भावचित्रात्मक व चित्रात्मक। सिंधु घाटी के लोग चित्रों के द्वारा अपने भाव को प्रकट करते थे। तो इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक व चित्रात्मक। इसका पैटर्न था भाव चित्रात्मक का। ये लोग ऐसे लिखते थे और इधर नहीं आते थे। हम लोग लिखते हैं यहाँ से, फिर यहाँ छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। लेकिन वो लोग इस पैटर्न में लिखते थे। यहाँ से स्टार्ट किए, फिर इधर से इधर ऐसे लिखना स्टार्ट करते थे, फिर ऐसे, बस रुकते नहीं थे। ये इनका पैटर्न होता था। इस लिपि का पैटर्न होता था ऐसा, हम लोग लिखते हैं ऐसा। और इस लिपि को कहते हैं बृष्टोपैदान। अगर इसको हिंदी में बोले तो गौमूत्रिका लिपि। लिपि का पैटर्न ऐसा था और इस लिपि को कहते थे बृष्टोपैदान। इस लिपि में 250 से 400 अक्षर के साक्ष्य मिल चुके हैं और सर्वाधिक अक्षर मिले हैं मोहनजोदड़ो से यू आकार वाले। ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। भाव चित्रात्मक थी, पैटर्न थी बृष्टोपैदान और 250 से 400 अक्षर के साक्ष्य मिले हैं। ज़्यादातर मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यू आकार के आकृति के साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं। अब देखते हैं पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी और घोड़े को नहीं पालते थे। हाथी और घोड़े को नहीं पालते थे। बतख उनका प्रमुख पक्षी था जो पालते थे, पालन करते थे। ये है गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, भेड़। और पक्षी में देखें, ये तो पशु है। पक्षी में देखें तो मोर, बतख, तोता, ये सबको वो लोग पालते थे। इन सब का पालन करते थे। हाथी व घोड़े का पालन नहीं करते थे। अब देखेंगे इसके नगर नियोजन को। अब देखते हैं इसके नगर नियोजन को, धार्मिक जीवन को, आर्थिक जीवन को। नगर, इनके सड़क जो बने होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात 90 अंश का कोण बनाते हुए एक दूसरे को काटती थी। इनके किनारे नालियां थी, ऐसा होता था। ये है सड़क मान लो, और ये है घर, ये है इनकी नालियां, ये है नालियां। और इनके जो दरवाजे होते थे वो पीछे के तरफ होते थे। नालियां इधर होती थी और इनके जो दरवाजे होते थे वो पीछे तरफ होते थे, सड़क के तरफ नहीं होते थे। ये है सड़क, इनके दरवाजे सड़क के तरफ नहीं खुलते थे, पीछे खुलते थे। और सड़कें एक दूसरे को 90 अंश पर एक दूसरे को काटती थी। समकोण एक दूसरे को काटती थी। ढकी हुई पक्की नालियां होती थी। और इनके चौराहों पर चबूतरे बने होते थे।
लगभग घर समान होते थे, बट निचले वाला जो शहर होता था उनका घर समान नहीं होता था। जल निकासी, इनका जल निकासी व्यवस्था सर्वोत्तम होती थी, क्योंकि इनके जल निकासी मतलब नालियां ढकी होती थी और पक्की ईंटों से बनी होती थी। इस जाल पद्धति को ही कहते हैं ग्रिड सिस्टम। यहाँ 2 मंजिल वाले घर का भी साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से, 2 मंजिल वाले घर का साक्ष्य। इस टाइप से घर होता था, यहाँ आंगन होता था, पीछे तरफ दरवाजे होते थे। ये हो गया नगर नियोजन या मकान नियोजन। अब देखते हैं इनके सिंधु घाटी सभ्यता पितृसत्तात्मक थी या मातृसत्तात्मक थी। तो ये इनके इष्ट देव है या देवी है मातृदेवी, और यहाँ अधिकतर किसके साक्ष्य मिले हैं? मातृदेवी, भूमि देवी या पृथ्वी देवी के साक्ष्य। तो ये कैसे होंगे? मातृसत्तात्मक। शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक था, प्रजा के हाथ में था। धार्मिक जीवन, इनका धार्मिक जीवन था, प्रकृति के उपासक थे, प्रकृति के उपासक थे ये लोग, और अन्य देवता जैसे पशुपति, कुबड़ वाला सांड को भी ये लोग मानते थे। धरती को उर्वरा की देवी कहते थे। और यहाँ जो प्रथाएं थी, जादू टोना टोटका, ताबीज, इन सब का प्रयोग करते थे। मूर्ति पूजा करते थे। यहाँ से नारी की मूर्ति मिली है। सबसे पहली मूर्ति जो मिली है वो है नारी की एक मूर्ति है। और यहाँ मंदिर का निर्माण नहीं था। मूर्ति की पूजा करते थे लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं किए थे। और ये लोग पशुओं की बलि भी देते थे। जो प्रथाएं थी पशुओं की बलि भी देते थे। अब देखते हैं इनका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, इनका प्रमुख व्यवसाय था, सबसे पहला था कृषि, दूसरा था पशुपालन और तीसरा था व्यवसाय। यहाँ से मिस्र और मेसोपोटामिया के जहाज आते थे वस्तुएं आयात करने के लिए। अब देखते हैं प्रमुख व्यवसाय। प्रमुख व्यवसाय में कृषि है सबसे पहले। तो कौन कौन से फसल हैं? जौ, गेहूं और कपास। और कपास उत्पादन में पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना जाता है। पूरे विश्व में सर्वप्रथम उत्पादन का श्रेय किसे जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। इसीलिए यूनानी इसे सिंडोन कहते थे और यहाँ के लोगों को सिंडोन कहते थे, और मेसोपोटामिया के लोग इसे मेलुहा कहते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। और व्यवसाय, ये लोग जलयान व बैलगाड़ी के माध्यम से व्यवसाय करते थे। यहाँ जो वस्तुएं आती थी वो है सोना, चांदी, तांबा। सोना आता था अफगानिस्तान से, ये है अफगानिस्तान। सोना आता था अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत अर्थात कर्नाटक। दक्षिण भारत कर्नाटक से आता था। चांदी ईरान, मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान। चांदी आता था ईरान से, मेसोपोटामिया से, अफगानिस्तान से। और तांबा आता था खेतड़ी, राजस्थान और बलूचिस्तान से। एक बार फिर देख लेते हैं नगर नियोजन या मकान नियोजन।
पक्की ईंटों की सड़क पाया गया है, पक्की व ढकी नालियां पाई गई है। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। लगभग हर एक घर समान होता था। जल निकासी व्यवस्था सर्वोत्तम थी। इस जाल पद्धति को ही ग्रिड सिस्टम कहते हैं। यहाँ 2 मंजिल वाले घर का भी साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृसत्तात्मक थे। यहाँ प्रमुख देवी जो मानते थे वह है मातृ देवी की। शासन व्यवस्था प्रजातंत्रात्मक है। धार्मिक जीवन, ये प्रकृति के उपासक थे। धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। अन्य देवता जिसके वो लोग पूजा करते थे वह है पशुपति, और कुबड़ वाले शान को सर्वाधिक मानते थे। प्रथाएं, जादू टोना, मूर्ति पूजा, ताबीज का प्रयोग करते थे। झाड़ फूक पर विश्वास करते थे, पर मंदिर का निर्माण यहाँ नहीं हुआ था। पशुओं की बलि भी देते थे। आर्थिक जीवन, प्रमुख व्यवसाय कृषि, पशुपालन और व्यवसाय। कृषि में है जौ और गेहूं और कपास। विश्व में सर्वप्रथम उत्पादन का श्रेय जाता है, कपास के उत्पादन का श्रेय जाता है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता को। आयातित वस्तुएं सोना, चांदी, तांबा। सोना आता है अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से, और चांदी आता है अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया से। तांबा खेतड़ी, राजस्थान और बलूचिस्तान से। यहाँ पर हो गया नगर नियोजन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन। इन्हें चित्रकला व मूर्तिकला का ज्ञान था। 2000 मुहरें मिली हैं जो कि सिलखड़ी की हैं। कला इनका ज्ञान था, चित्रकला और मूर्तिकला का। 2000 मुहरें मिली है जो है सिलखड़ी की। अब देखते हैं पतन का कारण। एक सभ्यता का पतन होता है तभी दूसरी सभ्यता का आगमन होता है। तो पतन का कारण, पहला कारण माना जाता है बाढ़ का। और यहाँ कौन सी नदी है? सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो वो है सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पर है सिंधु नदी। सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण ये मानते हैं मार्शल एवं मैके। मार्शल एवं मैके का कहना है बाढ़। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण है बाढ़। दूसरा है विदेशियों एवं आर्यों का आक्रमण। जलवायु परिवर्तन, बाढ़ आने से जलवायु में परिवर्तन होता है, तो यहाँ के लोग दूसरे जगह पलायन करने लगे। ये मानते थे आर्यन स्टाइल एवं घोष। चौथा कारण मानते थे महामारी, UR कैनेडी। भूगर्भिक एवं भूतात्विक परिवर्तन, ये हैं इसके पतन के कारण। बाढ़, विदेशियों एवं आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, महामारी और भूगर्भिक परिवर्तन या भूतात्विक परिवर्तन के कारण। ये हो गए सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको और देखने के मिले। धन्यवाद।